नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आर्थर लुईस के श्रम की असीमित पूर्ति के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। आर्थर लेविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। यह टॉपिक बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की इकाई 3 का टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आर्थर लुईस ने अपने एक लेख इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर में इस सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने ये बताया कि यह सिद्धांत अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अपने सिद्धांत के विश्लेषण में आर्थर लुईस ने यह बताया कि अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास एक प्रमुख समस्या होती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार से हम त्वरित गति से आगे बढ़ाएं, इस बात पर ज्यादा जोर उन्होंने अपने मॉडल में दिया है। अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं की कुछ विशेषताओं की चर्चा लुईस ने अपने मॉडल में की। पहली विशेषता उन्होंने यह बताई कि अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहां जनसंख्या पूंजी और प्राकृतिक साधनों की तुलना में अधिक होती है, जिसको हम P अर्थात पॉपुलेशन, C यानी कैपिटल यानी पूंजी और N यानी प्राकृतिक साधन। तो जनसंख्या पूंजी और प्राकृतिक साधनों की तुलना में अधिक होती है, अर्थात पूंजी और प्राकृतिक साधनों की तुलना में जनसंख्या का आधिक्य इन देशों में पाया जाता है। दूसरी विशेषता यदि हम अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की देखें तो इन देशों में यह देखने के लिए मिलता है कि चूंकि जनसंख्या का आधिक्य होता है, इसलिए श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर, श्रम की मांग अर्थात डिमांड ऑफ लेबर की तुलना में अधिक होती है। तीसरी विशेषता के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि जब जनसंख्या अधिक होती है तो लुईस ने यह बताया कि अल्प विकसित देशों में श्रम की जो पूर्ति है वह असीमित होती है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। चौथी विशेषता यह पाई जाती है अर्धविकसित देशों में कि चूंकि जनसंख्या अधिसंख्यक रूप से कृषि क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है, सभी लोग कृषि में ही रोजगार प्राप्त करते हैं, इसलिए इन देशों में अदृश्य बेरोजगारी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी इन देशों की प्रधान विशेषता है। छिपी हुई बेरोजगारी का तात्पर्य यह है कि देखने में तो सभी लोग रोजगार में लगे हुए दिखते हैं, किंतु यदि कुछ लोगों को कार्य से हटा दिया जाए तब भी उस कार्य से प्राप्त होने वाला उत्पादन कम नहीं होता, अर्थात कुछ लोगों की जो उत्पादकता है वह शून्य होती है। तो यह प्रमुख विशेषता अर्धविकसित देशों में देखने के लिए मिलती है। पांचवी विशेषता मुख्य रूप से अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं की होती है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता इन अर्थव्यवस्थाओं में शून्य या शून्य से कम अर्थात ऋणात्मक होती है, जिसको कि बताया गया है MPL यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू और लेस देन 0। शून्य से अधिक नहीं हो, शून्य से कम होती है या शून्य के बराबर होती है, जिसे शून्य से कम को ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ये प्रमुख विशेषताएं अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती हैं। अब समस्या यह है कि इन विशेषताओं के साथ विकास की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो चूंकि अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में श्रम की प्रधानता रहती है, श्रम की पूर्ति असीमित रहती है, इसी असीमित पूर्ति का लाभ उठाकर हम अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं का विकास कर सकते हैं। इस समस्या को सुलझाने का प्रयास लुईस ने अपने मॉडल में किया है। अपने मॉडल में लुईस ने
यह बताया कि अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अर्थात द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में एक क्षेत्र जीवन निर्वाह क्षेत्र होता है जिसे कि प्राथमिक क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की यह विशेषता होती है कि इस क्षेत्र में उत्पादकता, पूंजी एवं आय की कमी होती है। दूसरा क्षेत्र साथ ही साथ पूंजीवादी क्षेत्र भी होता है। पूंजीवादी क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र अथवा उद्योग क्षेत्र होता है। इस पूंजीवादी अथवा उद्योग क्षेत्र में उत्पादकता, पूंजी एवं आय की अधिकता हमें देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार दोनों क्षेत्र साथ साथ अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं ऐसी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहां पर कि अकुशल, अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित श्रम के साथ साथ कुशल, शिक्षित एवं प्रशिक्षित श्रम भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लुईस के सिद्धांत के मुख्य कथन यदि हम देखें तो यह कहा जा सकता है कि लुईस ने अपने सिद्धांत में आर्थिक विकास की शर्त पूंजी संचय को बताया है। अर्थात यदि हमें अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं का विकास करना है तो उसकी पहली शर्त है कि पूंजी संचय को बढ़ाया जाए। दूसरा मुख्य कथन सिद्धांत का है कि जीवन निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ति पूर्ण लोचदार होती है। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रचलित मजदूरी की दर होती है उस प्रचलित मजदूरी की दर पर ही श्रम की चाहे जितनी हम चाहें उतनी पूर्ति हमें प्राप्त हो जाती है। तीसरा मुख्य कथन सिद्धांत का यह है कि सिद्धांत की केंद्रीय समस्या लुईस ने यह बताई कि श्रम शक्ति का उचित उपयोग हमें करना चाहिए। श्रम शक्ति का यदि उचित उपयोग किया जाए तो हम विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार यह सिद्धांत के मुख्य कथन हैं। इसके बाद हम सिद्धांत की मान्यताओं पर विचार करेंगे। मुख्य मान्यताएं लुईस के सिद्धांत की इस प्रकार हैं। पहली मान्यता के अंतर्गत हम बता सकते हैं कि निर्वाह मजदूरी की दर पर अर्थात कृषि क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में प्रचलित मजदूरी की दर पर ही श्रमिकों का स्थानांतरण निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में किया जाता है। दूसरी मान्यता यह बताई लुईस ने कि पूंजीपतियों के लाभ से पूंजी का निर्माण होता है। चूंकि पूंजीपति लाभ प्राप्त करते हैं वह अपने लाभ का पुनर्निवेश करते हैं और उसी से अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण होता है। तीसरी मान्यता उन्होंने रखी कि निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी श्रम की औसत उत्पादकता के बराबर होती है। जब हम निर्वाह मजदूरी की बात करते हैं तो लुईस ने यह बताया कि निर्वाह मजदूरी से हमारा तात्पर्य क्या है? श्रम की औसत उत्पादकता, अर्थात जितनी श्रम की औसत उत्पादकता होती है निर्वाह क्षेत्र में उसके बराबर ही मजदूरी निर्वाह मजदूरी कहलाती है। चौथी मान्यता उन्होंने अपने सिद्धांत में यह रखी कि निर्वाह क्षेत्र अथवा प्राथमिक क्षेत्र की जो मजदूरी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मजदूरी की दर स्थिर रहती है। पांचवी मान्यता है पूंजीवादी क्षेत्र में पुनरुत्पादनीय पूंजी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पूंजीवादी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो उत्पादित पूंजी का पुनः प्रयोग करता है। तो इन मान्यताओं के अंतर्गत लुईस ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब हम देखेंगे कि विकास प्रक्रिया का विश्लेषण मॉडल के अंतर्गत किस प्रकार से किया गया है। तो इसके अंतर्गत लुईस ने यह बताया कि चूंकि श्रम की असीमित पूर्ति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में होती है, इसलिए जहां श्रम का अतिरेक होता है अर्थात प्राथमिक क्षेत्र जहां श्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है उस श्रम को पूंजीवादी क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से स्थानांतरित किया जाता है। जब पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम का स्थानांतरण होता है तो चूंकि पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता अधिक होती है, श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है वो अधिक होती है, इसलिए दी जाने वाली मजदूरी की तुलना में श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिक होने के कारण पूंजीवादी क्षेत्र में अतिरेक की उत्पत्ति होती है। यहाँ सूत्र के द्वारा दिखाया गया है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू यानी मजदूरी की दर, MPL यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर।
तो श्रम की मजदूरी की तुलना में श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिक होती है। इसका परिणाम यह होता है कि पूंजीवादी क्षेत्र में सरप्लस एस यानी अतिरेक का अभ्युदय होता है, अतिरेक की प्राप्ति होती है। अब जब यह अतिरेक प्राप्त हो जाता है तो इस पूंजीवादी अतिरेक को नई पूंजीगत परिसंपत्तियों में पुनः विनियोग किया जाता है। तो पूंजीवादी अतिरेक प्राप्त हुआ, उस अतिरेक को नई पूंजीगत परिसंपत्ति में विनियोग किया जाता है। इस विनियोग के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी के निर्माण से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उत्पादन किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप रोजगार बढ़ता है। रोजगार में वृद्धि से पुनः पूंजीवादी अतिरेक में वृद्धि होती है। पूंजीवादी अतिरेक में वृद्धि से पूंजी निर्माण में भी वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण लुईस ने अपने मॉडल में किया है। यदि हम मॉडल के रेखा चित्र को देखें तो रेखा चित्र के माध्यम से भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण श्रम की असीमित पूर्ति के माध्यम से किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ओ एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है और उदग्र अक्ष ओ वाई पर मजदूरी और सीमांत उत्पादकता को प्रदर्शित किया गया है। एस एस जीवन निर्वाह मजदूरी की दर है और डब्ल्यू डब्ल्यू जो रेखा है उसके पैरेलल वह पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी है। तो पूंजीवादी क्षेत्र में श्रमिक को इस दर से मजदूरी प्राप्त होती है। अब आप देख रहे हैं कि L1Q1, L2Q2, L3Q3 और L4Q4 श्रम की सीमांत उत्पादकता के वक्र हैं। अब हम आगे यह बताएंगे कि श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है L1 P1 के बराबर। मजदूरी से ऊपर चूंकि श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी से अधिक होती है, इसलिए OW मजदूरी की दर है और O L1, L2, L3, L4 श्रमिक की सीमांत उत्पादकता है। अब पूंजीवादी अतिरेक कैसे उत्पन्न होता है यह हम देखेंगे जब ON1 श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाता है तो मजदूरी दी जाती है उनको OW के बराबर, लेकिन श्रम का सीमांत उत्पादन होता है OL1 के बराबर। अब OW मजदूरी और OL1 श्रम का सीमांत उत्पादन, इसका अंतर है L1W। तो जो सीमांत उत्पादकता का वक्र है W के ऊपर जितना आधिक्य है अर्थात WL1P1, यह आधिक्य क्या है? पूंजीवादी अतिरेक है। WL1P1 पूंजीवादी अतिरेक तब प्राप्त हो रहा है जब ON1 श्रमिकों की मात्रा को रोजगार में नियोजित किया जाता है, उनको मजदूरी OW के बराबर दी जाती है, लेकिन सीमांत उत्पादकता उनकी OL1 के बराबर है। मजदूरी की तुलना में सीमांत उत्पादन अधिक होने के कारण मजदूरी से ऊपर जो आधिक्य है WL1P1 वह पूंजीवादी अतिरेक है। अब प्रथम अवस्था में WL1P1 पूंजीवादी अतिरेक प्राप्त हुआ। जब इस पूंजीवादी अतिरेक को पुनः विनियोजित किया जाएगा, पुनः निवेशित किया जाएगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़कर ON1 की तुलना में ON2 हो गया। रोजगार बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन अर्थात सीमांत उत्पादन बढ़कर OL1 की तुलना में OL2 हो गया। मजदूरी चूंकि स्थिर है इसलिए उसी स्थिर दर से OW दर से मजदूरी दी जाएगी। मजदूरी OW ही है। तो पूंजीवादी अतिरेक कितना हो गया? WL2P2 के बराबर। तो इस प्रकार प्रथम अवस्था में प्राप्त पूंजीवादी अतिरेक का पुनर्निवेश करने के कारण श्रमिक को रोजगार
अधिक प्राप्त हुआ, इससे रोजगार का स्तर बढ़ा, उत्पादन का स्तर बढ़ा और पूंजीवादी अतिरेक पुनः बढ़ा। अब इस WL2P2 पूंजीवादी अतिरेक का जब पुनः निवेश किया जाएगा तो और अधिक उत्पादन होगा और अधिक श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा, श्रम का रोजगार बढ़कर ON3 हो जाएगा। इस अधिक श्रमिकों को कार्य पर नियोजित किए जाने के कारण पुनः श्रम का सीमांत उत्पादन बढ़ेगा जो कि OL2 के बराबर हो जाएगा और OW मजदूरी के ऊपर जो श्रम के उत्पादन का आधिक्य है, सीमांत उत्पादन का आधिक्य, वह है WL2 के बराबर। तो इस प्रकार WL2P2 के बराबर आधिक्य पूंजीवादी अतिरेक प्राप्त हो रहा है। अब फिर से यदि इस पूंजीवादी अतिरेक को निवेशित कर दिया जाए तो पुनः उत्पादन, रोजगार, आय सभी कुछ बढ़ेगा। यदि पुनः निवेशित किया जाता है तो श्रमिक का रोजगार ON3 हो जाता है, रोजगार का स्तर, सीमांत उत्पादन OL3 के बराबर हो जाता है, मजदूरी OW के बराबर स्थिर है, मजदूरी के ऊपर जो आधिक्य है सीमांत उत्पादन का WL3, उससे पूंजीवादी अतिरेक उत्पन्न होता है जो कि WL3P3 के बराबर हो जाता है। यदि इसे पुनः निवेशित कर दिया जाता है अगली अवस्था में, फिर यही क्रम चलता है, रोजगार बढ़कर ON4 के बराबर हो जाता है, श्रम का सीमांत उत्पादन बढ़कर OL4 के बराबर हो जाता है और मजदूरी के ऊपर सीमांत उत्पादन का जो आधिक्य है OW मजदूरी के ऊपर सीमांत उत्पादन का आधिक्य WL4, इसको यदि श्रम की नियोजित मात्रा से गुणा कर दिया जाए तो यह हो जाता है WL4P4 के बराबर। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और पूंजीवादी अतिरेक के पुनर्निवेश के परिणाम स्वरूप विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार लुईस के मॉडल में हम यह कह सकते हैं कि विकास की कुंजी, लुईस ने पूंजी निर्माण को बताया है। पूंजी निर्माण दो चीजों से होता है, एक तो जिसकी अभी हमने चर्चा की, पूंजीपति का अर्जित लाभ। जब पूंजीपति अपने अर्जित लाभ को अर्थात पूंजीवादी अतिरेक को पुनर्निवेशित करता है तो अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण होता है जिससे विकास को गति मिलती है। इसके अलावा लुईस ने यह भी बताया कि बैंक साख के सृजन के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार विकास का जो साधन है वह है श्रम की असीमित पूर्ति। हम यह देखते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में श्रम की पूर्ति असीमित होती है। प्राथमिक क्षेत्र में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है जिससे श्रम की औसत उत्पादकता नीची रहती है। यदि इस असीमित पूर्ति को हम पूंजीवादी क्षेत्र में स्थानांतरित करें तो उस असीमित पूर्ति का उपयोग करके उसे विकास में सहायक बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे श्रम की पूर्ति बढ़ाई जाती है पूंजीवादी क्षेत्र में, वैसे वैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब लुईस ने यह बताया कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पूर्णता कैसे प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे कि जब प्राथमिक क्षेत्र में समस्त अतिरिक्त श्रम को पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो जाता है तो विकास की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके साथ ही श्रम की पूर्ति लोच रहित हो जाती है। जहां पूर्णतः लोचदार पूर्ति थी वो क्या हो जाती है, लोच रहित हो जाती है, अर्थात श्रम की पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। तीसरी बात है पूंजीवादी क्षेत्र में पूंजी श्रम अनुपात में वृद्धि हो जाती है। चौथी जो बात है वह है श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार जब इस प्रकार के लक्षण हमको दिखाई देते हैं, अर्थात समस्त अतिरिक्त श्रम को रोजगार मिल जाता है, श्रम की पूर्ति लोच रहित हो जाती है, पूंजीवादी क्षेत्र में पूंजी श्रम अनुपात में वृद्धि हो जाती है और श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है, तो हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक विकास पूर्ण कर लिया गया है, अर्थात अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार लुईस के मॉडल के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का मूल सार पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक
पूंजी अतिरेक के उत्पन्न होने तथा उसके पुनर्निवेश में निहित है। यदि पूंजीवादी अतिरेक पूंजीपति जो प्राप्त करते हैं उसको पुनर्निवेशित करते रहें तो इससे पूंजीवादी क्षेत्र के पुनर्निवेश के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और जब श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो जाती है और श्रम की पूर्ति में जो अतिरेक होता है वो समाप्त हो जाता है तब फिर विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार आर्थर लुईस ने अत्यधिक सारगर्भित तरीके से आर्थिक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने ये बताया कि जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधक न होकर आर्थिक विकास में सहायक होती है बनिस्बत कि उसका उचित प्रयोग, बशर्ते कि उसका उचित प्रयोग हम विकास की प्रक्रिया के दौरान करें। तो इस प्रकार अत्यधिक उपयोगी मॉडल लुईस ने आर्थिक विकास के लिए प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।